सलाम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हारिस। और ये IBAPB राउंड 2017 का पेपर है। दिस इज़ सैम्पल पेपर 12 इफ़ यू लुक ऑन टू दी वेबसाइट। सही है। अभी हमने पिछली वीडियो भी बनाई थी, इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दीज आर क्वेश्चन 11 to 20, क्वेश्चन 20। सही है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 11 की तरफ। A typical forklift in a warehouse is capable of moving boxes that weigh either 50 kg or 60 kg each. Let x be the number of 50 kg boxes and y be the number of 60 kg boxes. X be the number of 50 kg boxes and y be the number of 60 kg boxes. The forklift can carry up to either 40 boxes or weight of 2000 kg. Which of the following inequalities represent this relationship? सही है। तो अब हम अपने पास से भी वर्कआउट करके देख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। एक्स नंबर ऑफ 50 kg बॉक्सेस एंड वाई नंबर ऑफ 60 kg बॉक्सेस है। सही है। तो फोर्कलिफ्ट का अब इशू क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा है तो 40 बॉक्सेस उठा सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलो का वेट। तो सही है, तो जितने भी बॉक्सेस उठाए उसका टोटल वेट उसका 2000 या उससे कम होना चाहिए ना। तो मैं इनइक्वालिटी इस तरह बना सकता हूँ, जितना भी वजन उठाएगी वो किस तरह मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो क्योंकि एक्स जो है ना नंबर है वो 50 kg बॉक्सेस का, वाई 60 kg बॉक्सेस का। तो अगर एक्स 50 kg उठाए तो वो ये हो जाएगा 50x। सही है। और इसी तरह मतलब ये टोटल इतना वज़न हो गया, एक्स बॉक्सेस का टोटल वज़न हो गया। 50 इंटू एक्स करूँ तो जैसे अगर 10 एक्स उठाए तो तकरीबन 500 किलो हो जाएगा टेक्निकली। इसी तरह अगर वो वाई के 60 वाई अगर मैं इस तरह कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, टोटल जितने वाई उठाए उसका टोटल वज़न आ जाएगा। क्योंकि एक वाई का 60 किलो है, तो जैसे 2 उठाएगी तो टोटल 120 इसका आंसर आ जाएगा। सही है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये 50x प्लस 60y को मैं ऐड करूँ ना तो ये टोटल वज़न आ जाएगा जो मशीन ने या फोर्कलिफ्ट ने जो भी उठाया होगा। सही है। जितना वज़न उठाया होगा तो इतना ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 2000 किलो या उससे कम हो सकता है। सही है। तो इसको मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ, लेस देन और इक्वल्स टू 2000। सही है। लेस देन और इक्वल्स टू 2000, ये 2000 या 2000 किलो से कम वज़न उठा सकती है। सही है। तो टेक्निकली इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। अगर मैं 10 दोनों तरफ से 10 कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा 5x प्लस 6y। और यहाँ से भी अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो ये 200 आ जाएगा अंदर, और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो ये 5x प्लस 6y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 200। एक ये इनक्वालिटी बन जाती है। सही है। और दूसरी इनक्वालिटी तो पूरी बड़ी सिंपल है कि टोटल बॉक्सेस वो 40 उठा सकती है मैक्सिमम। तो टोटल एक्स वाई के बॉक्सेस मिलाकर 40 होने चाहिए। समझ आ रही है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स लेस देन और इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। सही है। या तो 40 या उससे कम उठा सकती है ना टोटल मिला के दोनों एक्स वाई। तो मेरी इनक्वालिटी इससे मिलती जुलती कौन सी ऑप्शन में। सही है। तो मुझे ए तो नहीं लग रहा क्योंकि ए में 5x प्लस 6y 2000 है। सही है। तो अगर ये 50 प्लस 60y हो जाता तो शायद ये सही हो जाता, लेकिन वो 5x प्लस 6y लेस देन 2000 है। सही है। तो ये तो गलत हो गया, ये इसकी वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन 40 होना चाहिए, और ये मेरा सही लग रहा है। सही है। सी मेरा आंसर हो जाएगा। सही है। और डी क्यों गलत है, 50, ये देखें डी इसलिए गलत है क्योंकि अगर ये 50 और 60 यहाँ रखा हुआ है तो फिर यहाँ 2000 लेना चाहिए था आपको। सही है। तो मेरा आंसर सही वाला हो जाएगा सी। सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। In a hospital, there is a consumption of 2100 liters of milk for 93 patients in the last month. How many patients will consume 4300 liters of milk इन दी करेंट मंथ? तो अब अगर आप गौर से देखें ना, अगर शॉर्टकट सिंपल, जब अगर दूध की क्वांटिटी अगर डबल हो गई तो जाहिर सी बात है अब डबल लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले अगर जैसे 1.5 लीटर दूध अगर एक बंदा पी सकता है, तो अगर 3 लीटर दूध हो जाए तो आप कितने बंदे पी सकते हो, ऑटोमेटिकली 2 बंदे पी सकते हैं ना यार। अगर एक बंदा 1.5 लीटर पी रहा है और आपका अगर 3 लीटर पड़ा हुआ है तो आप 2 बंदे पी सकते। तो अगर जिसको थोड़ा बहुत भी ये लॉजिक समझ आएगा वो सिंपल 93 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देना, क्योंकि डबल हो जाएगी, डबल लोग हो जाएंगे अब जो दूध कंज्यूम कर सकेंगे। तो वो 186 आंसर आ जाएगा। सही है। तो इस तरह योर आंसर वुड बी 12A, ये एक सिंगल स्टेप में। अगर किसी के इस तरह नहीं भी समझ आता तो वो इस तरह कर ले यार, 2100 लीटर 93 पेशेंट यूज़ कर सकते, सही कंज्यूम कर सकते। सो व्हाट विल बी द केस फॉर 4200 लीटर? तो अगर 4200 लीटर हो तो कितने पेशेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं? तो ये इस तरह इनक्वालिटी सॉल्व कर लो, 21 ये इक्वेशन इस तरह बना के सॉल्व कर लो, 2100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 93 मल्टीप्लाई बाय 4200।
तो x इक्वल्स टू 93 मल्टीप्लाई बाय 4200 डिवाइडेड बाय 2100, तो ये 2100 वन ज़ा 2100 टू ज़ा, तो अगेन वही बात आ जाएगी 93 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 186. सही है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मैनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अबव. सही है. तो अब हम एक काम कर लेते हैं. ये मुझे दिया हुआ है ना x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे x प्लस 5 डाल लेता हूँ. सही है. तो मैं x प्लस 5 डालूँ, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 27 है ना. अब मैं इसकी जगह बोल रहा हूँ कि मैं ये x प्लस 5 डाल देता हूँ. तो x प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 27. तो सब मैं वहाँ ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 27 माइनस 5. सही है. तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आ गया 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 आ जाएगा. सही है. तो अब इफ़ यू रिमेंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूल क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म में ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या इस तरह की फॉर्म में आप लेकर भी आ सकते हो इक्वल्स टू 0, तो मेरे b स्क्वायर माइनस 4ac की आप वैल्यू निकालेंगे. सही है. और ये अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इसका मतलब यू हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. सही है. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का क्या मतलब, आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ रही होगी. x अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की दो रियल वैल्यूज़ आ रही होगी, जैसे x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 करके कोई भी इस तरह, x इक्वल्स टू 1.5, x इक्वल्स टू 1.25, इस तरह करके आपके पास दो रियल वैल्यूज़ आ रही होगी, दो रियल रूट्स आ रहे होंगे. समझ आ रही है. टू डिस्टिंक्ट का मतलब ये. अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब टू इक्वल रूट्स. ये बात समझ आ रही है. टू इक्वल रूट्स का मतलब कि आपकी x की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये एक तरीके से रिपीटेड रूट है. सही है. x इक्वल्स टू 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो आपके x इक्वल्स टू 3 आ जाएगी ना, तो आपकी दोनों वही वैल्यूज़ होगी. जैसे फैक्टर आपके हो जाएंगे x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 3, ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपकी दो टू इक्वल रूट्स का मतलब कि रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही है x की. सही है. यानी 3 रिपीटेड वैल्यू है. और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब नो रियल रूट्स. सही है. तो अब इसका सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग. बी तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सही है. तो a क्या हो जाएगा इधर, a 1 के बराबर हो जाएगा, b 4 के बराबर हो जाएगा और c माइनस 32 के बराबर हो जाएगा. तो आप वर्कआउट कर लो. बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या आ जाता है, बी स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगी, a की वैल्यू माइनस 32. तो अगर ये आप गौर करो तो 16 प्लस 4 इंटू 32 क्या हो जाएगा, 4 30 120 128 हो जाएगा ये आपके पास. तो ये अगर आप गौर करो तो आपको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है आपके पास. सही. ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसका क्या मतलब, टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे आपके पास, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. तो यानी x की दो वैल्यूज़ आ रही होगी ना अगर आप इसको सॉल्व करेंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस. सही है. देयर आर एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस 13b. सो योर आंसर इज 13b. Now let's move on to question number. This is question 14. Two functions beta x and theta x are related by two equations. Beta of x equals to x plus 2 theta x and theta of x equals to x minus beta x. What is the value of beta of 10? तो सही है. बीटा ऑफ 10 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की जगह 10 डाल देता हूँ, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10. सही है. तो ये मेरा हो जाएगा बीटा ऑफ 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 2 थीटा ऑफ 10. सही है. अब मुझे बीटा ऑफ 10 की वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे क्या करना चाहिए कि थीटा ऑफ 10 की जगह कुछ मेरे पास नंबर इंट्रोड्यूस हो जाए या कुछ इस तरह हो जाए कि बीटा के टर्म्स में कुछ आ जाए कि एक्सप्रेशन बीटा के टर्म्स में बन जाए, या तो कोई सादा सा नंबर आ जाए ताकि मेरे पास बीटा ऑफ 10 की वैल्यूज़ आराम से निकल जाए. अगर यहाँ बीटा ऑफ 10 के टर्म्स में भी एक्सप्रेशन आ रहा होगा ना, तो वो पूरा एक्सप्रेशन बीटा ऑफ 10 और नंबर के टर्म्स में बचेगा, तो ऑटोमेटिकली मैं बीटा ऑफ 10 के लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ. तो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू फर्दर. तो अब ये देखें, ये यहाँ पे भी मैं थीटा ऑफ 10 मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ना प्लग इन करने के लिए. तो थीटा ऑफ 10 हो जाएगा 10 माइनस बीटा ऑफ 10. सही है. तो मैं क्या करता हूँ, अब ये थीटा ऑफ 10 को यहाँ पे लगा देता हूँ. सही है. तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 2, ये बाहर आ गया और यहाँ थीटा ऑफ 10 है ना ये, तो इसकी जगह मैं ये पूरा डाल देता हूँ 10 माइनस बीटा ऑफ 10. सही है. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब ये बीटा ऑफ 10 के टर्म्स में पूरा एक्सप्रेशन है ना, तो बस इसमें बीटा ऑफ 10 मुझे सब्जेक्ट बनाना है और ये मेरा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया. समझे. तो ये बीटा ऑफ 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 10 प्लस
2 10s are 20 माइनस 2 बीटा ऑफ 10, सही है। तो अब मैं अगर बीटा को एक तरफ ले जाऊँ सारे, तो ये बीटा ऑफ 10 और ये जो है वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 बीटा ऑफ 10 इक्वल्स टू, ये 10 + 20 30 हो जाएगा, ये 3 बीटा ऑफ 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 30, और ये बीटा ऑफ 10 आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 10, सो बीटा ऑफ 10 इक्वल्स टू 10, सही है। सो योर आंसर इज़ 14C, सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज h क्यूब अपॉन 125 वेयर h इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सही है। तो क्यूब में जो है ना आपकी साइड सारी इक्वल होती है, तो क्यूब की आपका क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो सकता है आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर साइड क्यूब, इस तरह करेंगे ना आपके पास, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगी। तो ये अगर मैं बोलूँ ये मेरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब है H3/125, सही है, और ये साइड क्यूब के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं तीनों को क्यूब रूट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है देखें, तो ये H3 × 1/3 हो जाएगा, और ये 125 × 1/3 आ जाएगा, सही है। तो ये S3 × 1/3 करूँगा तो ये तो मेरे पास साइड आ गई, और ये 3 1 ये H आ गया। अब 125 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 क्यूब लिख दूँ, 5 क्यूब लिख दूँ, और ये बाहर निकालूंगा तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये साइड है तो ये भी कैंसिल। तो आपकी साइड क्या आ रही है, साइड इक्वल्स टू H/5 आ जाएगी आपके पास, सही है। साइड आपकी H/5 आ रही है। तो अब मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया मैं किस तरह निकाल सकता हूँ, सरफेस एरिया अगर आप क्यूब की नोट करें ना तो क्यूब की 6 साइड्स होती है, सही है। तो क्यूब की 6 साइड्स हो जाएगी, तो क्यूब की 6 साइड हो जाएगी, और हर साइड का एरिया जो है ना सेम होगा, तो हर साइड का एरिया सेम होगा, और हर साइड जो है ना आपको स्क्वायर की तरह ही दिखेगी, मतलब उसकी सारी साइड चारों साइड्स इक्वल होगी, सही है। तो मैं स्क्वायर का एरिया किस तरह निकालता हूँ, स्क्वायर का एरिया मैं इस तरह निकालता हूँ ना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, सही है। तो ये एक फेस का एरिया आ जाएगा, एक फेस का एरिया आ गया, और टोटल पूरा सरफेस एरिया मुझे चाहिए ना, पूरा सरफेस एरिया मुझे चाहिए, तो टोटल क्यूब के 6 सरफेसेस है, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय H/5 मल्टीप्लाई बाय H/5 आ जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 6H² / 25, सो योर आंसर इज 15 का D, सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। The mean score of 10 players in a cricket match was 20.3 runs. If the highest individual score is removed, the mean square of the remaining 9 players becomes 17. What was the highest score? अच्छा, अब मीन निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या है कि मीन मैं किस तरह निकालूं, सम ऑफ स्कोर्स अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स, सही है, सही है, यही है ना। अब अच्छा, अब मुझे क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स दिए हुए, लेकिन मुझे सम नहीं पता। तो ये दिखा हुआ है द मीन स्कोर ऑफ 10 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट मैच वाज 20.3 रन। तो अगर मीन 20.3 है तो, और ये नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 10 है, तो मेरे पास सम आ जाएगा, सही है, सम ऑफ स्कोर्स। तो अगर ये मैं सम निकालूँ तो क्या आ रहा है 203, सही है। ये सम किसका हो जाएगा, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 10 प्लेयर्स। ये बात समझ आती है आपके, 10 प्लेयर्स के स्कोर का टोटल है जब ये आपने डिवाइड बाय 10 करा है ना, सही है। तो ये आपके पास टोटल 10 प्लेयर्स हैं, उनका टोटल सम आ गया स्कोर का, सही है। अब ये देख लें आपका द मीन स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 9 प्लेयर्स बिकम 17 रन। अब जब आपने एक बंदे को निकाला ना तो अब आपका इस मीन 17 बन गया। अब जब 17 बन गया तो उसके लिए भी यही करेंगे, तो आपका मीन 17 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आपका जब ये मीन 17 हो गया, सही है, तो मैं ये लिख सकता हूँ अब सम ऑफ स्कोर्स अपॉन 9, सही है। तो मैं अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मैंने नीचे 9 लिया है ना, तो ये सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 9 प्लेयर्स, सही है। तो ये आप गौर करें, अब ये टोटल 10 खिलाड़ियों का स्कोर है और ये टोटल 9 खिलाड़ियों का स्कोर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का अगर डिफरेंस लूँ तो मेरे पास उस प्लेयर का स्कोर आ जाएगा जिसको अभी हमने निकाल दिया, ये इस एवरेज के लिए जो 17 मेरा एवरेज आया है, सही है। अगर इसके लिए ये जो 17 मेरे पास एवरेज आया है, सही है, इसके लिए जिस बंदे को निकाल दिया मेरे पास उसका स्कोर आ जाएगा, सही है, समझ आ रही है।
तो मैं 203 माइनस 153 करूँ ना, तो ये मेरे पास 50 आ जाता है। तो ये किसका स्कोर हो गया? उस इंडिविजुअल बंदे का स्कोर हो गया जिसको हमने निकाल दिया नया मीन निकालते वक्त 9 बंदों का। सही है। सो योर आंसर इज 50। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, दिस इज आवर क्वेश्चन 17। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। अच्छा, अब इसमें हमें करना क्या है कि ये x प्लस रूट एक्स है ना, ये मुझे इस x की जगह डाल देना है, इस x की जगह और इस x की जगह। तो बड़ा सिंपल है ये। तो मैं x की जगह अगर ये देखें, ये वाले x की जगह ये अगर पूरा डालूँ तो क्या हो जाता है मेरे पास? x प्लस रूट एक्स दी होल स्क्वायर, और अब मैं इस x की जगह डाल देता हूँ तो प्लस 2 इंटू एक्स प्लस रूट एक्स, और ये हो जाएगा -1। सही है, ये हो गया। अब इसे हम एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस रूट एक्स इंटू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 2x प्लस 2 रूट एक्स -1। सही है। अब मुझे इससे एक्सपैंड करना है बड़े तरीके से। तो ये x अगर मैं ये वाला ले लूँ यहाँ बाहर और ये पूरे इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, x प्लस रूट एक्स। सही है। और प्लस अब ये वाला मैं रूट एक्स ले लूँ, रूट एक्स, और इसको मैं पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट एक्स, और ये तो एज एडजस्ट है मेरे पास 2x प्लस 2 रूट एक्स -1। सही है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरह खुल जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा, और इसी तरह फिर ये हो जाएगा, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स रूट एक्स, और इसी तरह रूट एक्स को फिर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस ये आ जाएगा एक्स रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स को मैं अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। सही है। अंडर रूट एक्स को मैं अगर अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। सही, ये मैं आपको अभी समझाता भी हूँ क्वेश्चन एंड करके ये किस तरह आता है। तो फिर ये हम ये प्लस 2x यहाँ लिख देंगे, और ये -2 रूट एक्स, और ये -1। सही है। तो फिर मैं अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर, और तो कहीं नहीं मेरे पास एक्स स्क्वायर, पर ये एज इट इज आ गया एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x अंडर रूट एक्स प्लस ये x प्लस 2x 3x हो जाएगा, प्लस 2 रूट एक्स। सही है, ये प्लस है ना, ये ऊपर से प्लस आ रहा है, प्लस 2 रूट एक्स, और ये -1 आ जाएगा। सही है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x रूट एक्स प्लस 3x प्लस 2 रूट एक्स -1, ये मेरा आंसर हो गया बी। सही है। सो माई आंसर इज बी। अच्छा, अब मुझे जो आपको एक चीज़ समझानी है, अगर किसी के नहीं समझ आती, कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स मेरे पास एक्स कैसे आ जाएगा। सही है। तो अच्छा, 3 3 क्या होता है? 3 3 9 होता है। तो मैं क्या लिख अच्छा, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 9 भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 9, और इस 3 को भी अंडर रूट 9 लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा? सही, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा? 9 अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9, उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अंडर रूट 9 स्क्वायर। सही है। और अगर ये आप सॉल्व भी करके देखें ना टेक्निकली, तो ये 9 की एक तरीके से पावर क्या है? हाफ हो जाएगी। सही है, क्योंकि ये 9 की अगर आप इंडिसिस फॉर्म में लिखें तो पावर हाफ हो जाएगी। सही है। और ये बाहर 2 है आपके पास स्क्वायर, तो 9 हाफ इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 2 2 1 2 2 तो ये 9 आ जाएगा। सही है। तो जिस तरह आप अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9 को 9 लिख सकते हैं, उसी तरह आप अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स को भी एक्स लिख सकते हैं। समझ आ रही है? तो इस तरह मेरे पास ये एक्स आया है। सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, question 18 and 19 refer to the following information: the quantity of the chocolate supplied and the quantity of the chocolate demanded in an economic market are functions of the price of the product. सही है। और the function demand of is equals to 20 minus 20p plus 160। अच्छा, तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे प्राइस डालूंगा ना, जो भी मेरे पास डॉलर में प्राइस है या जो भी रुपीस वगैरह में प्राइस है, पी की जगह अगर मैं वो प्राइस डालूंगा ना, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस प्राइस पे कस्टमर्स की डिमांड कितनी है, मतलब कस्टमर्स टोटल कितनी खरीदेंगे चॉकलेट्स वगैरह जो भी। सही है। और ये सप्लाई का फंक्शन है। अब सप्लाई के फंक्शन में अगर मैं प्राइस डालूंगा ना कोई, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि ये पी की जगह मैं कोई प्राइस डालूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा कि इस प्राइस पे जो प्रोड्यूस मतलब जो चॉकलेट बनाने वाले वो कितनी सप्लाई करने को तैयार है। सही है। ये इसका मतलब है। अच्छा, आर द एस्टिमेटेड सप्लाई एंड डिमांड फंक्शंस फॉर द चॉकलेट। द फंक्शन डिमांड gives the quantity of the chocolate demanded by the market when the price is $b, वही बात होगी जो मैंने अभी रिपीट करी। and the function gives sp gives the quantity of chocolate supplied to the market when the price is $p। सही है। so it is further assume के प्राइस मेरी जो है ना $2 से $8 के दरमियान है। सही है। so suppose that government sets the price of chocolate at 6 per pound, which of the following statement best describe an effect of this price control। तो अब
मुझे पता है कि मेरी प्राइस गवर्नमेंट ने $6 सेट करी हुई है, तो मैं देख लेता हूँ उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, मतलब $6 पे मेरी डिमांड क्या और सप्लाई क्या है। तो डिमांड का मुझे फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड इक्वल्स टू -20p + 160, सही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ डिमांड एट प्राइस ऑफ 6 इस -20 × 6, ये 160 है + 160, सही है। तो ये हो जाएगा -120 + 160, सही है। तो ये हो जाएगा मेरा 40 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मेरी चॉकलेट $6 की है पर पाउंड, जो भी $6 की है, तो कस्टमर्स 40 ख़रीदने को तैयार है, सही है मार्केट में, यानी कस्टमर्स टोटल 40 ख़रीदने को तैयार है अगर $6 की है एक चॉकलेट, सही है। अब सप्लाई पर आ जाते हैं। सप्लाई का भी फंक्शन इसी तरह, सप्लाई 620 × 6 - 40, ये क्या हो जाएगा 120 - 40, तो ये हो जाएगा 80। तो इसका मतलब ये है कि अगर $6 की एक चॉकलेट की आप प्राइस फिक्स कर दो, तो सप्लायर जो ना मार्केट में 80 चॉकलेट्स देने को तैयार है, सही है। तो इससे होगा क्या कि सप्लायर्स तो मार्केट में 80 चॉकलेट बना के दे देंगे, लेकिन कस्टमर सिर्फ 40 चॉकलेट खरीदेंगे, क्योंकि डिमांड तो सिर्फ 40 चॉकलेट की है ना। तो अगर 80 चॉकलेट्स मार्केट में बनकर आ गई और डिमांड सिर्फ 40 चॉकलेट की, तो बाकी पीछे तो 40 फजूल बच जाएगी ना। तो इसमें पढ़ के देख लेते हैं आंसर ये किस तरह मैच हो रहा है। तो देयर वुड बी अ सरप्लस ऑफ 40 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई 80 चॉकलेट की है और डिमांड 40 चॉकलेट की है, तो बाकी 40 चॉकलेट फजूल बच जाएगी ना यार, तो सरप्लस हो जाएगा 40 चॉकलेट का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब मुझसे पूछते हैं एट व्हाट प्राइस विल द क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट सप्लाइड टू द मार्केट इक्वल द क्वांटिटी ऑफ द चॉकलेट डिमांडेड बाय द मार्केट। तो आप ये मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे ऐसी प्राइस ढूंढ के दो कि जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, सही है, डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी डिमांड ऑफ चॉकलेट शुड बी इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ चॉकलेट, सही है। तो डिमांड के लिए क्या दिया हुआ है मेरे पास -20p + 160, और सप्लाई किसके बराबर है 20p - 40। तो एक काम करता हूँ, मैं इस 20p को उस तरफ ले जाता हूँ ताकि p पॉजिटिव हो जाए वहाँ जाके। तो ये 160 और इस 40 को मैं वहाँ ले आता हूँ, तो ये 160 + 40 हो जाएगा उस तरफ आके, और ये 20p इसके और इसके जब मैं ये ले आऊँगा तो +20p हो जाएगा वहाँ जाके। तो ये हो जाएगा 200 = 40p और p = 5, सही है। तो p = 5 आ गया मेरे पास, ये आंसर है मेरा। अच्छा, इसका क्या मतलब है p = 5 का? इसका ये मतलब है कि अगर प्राइस $5 हो ना, तो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी, मतलब जितनी चॉकलेट कस्टमर्स खरीदने को तैयार है, सप्लायर्स भी सिर्फ उतनी चॉकलेट बनाएंगे अगर प्राइस $5 हो। तो आप ये P5 आ रहा है ना, अगर आपको शक भी हो रहा हो ना, तो आप कंफर्म कर भी सकते हैं इसमें डाल के। अच्छा, मैं जैसे यहाँ पे 5 डालूँ तो क्या हो जाएगा -20 × 5 -100 -100 + 160 60, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो 20 × 5 100 100 - 40 60, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कस्टमर्स $5 की प्राइस पे 60 चॉकलेट खरीदने को तैयार है और सप्लायर भी $5 की प्राइस पे 60 चॉकलेट बनाने को तैयार है, तो दोनों आपस में मैच हो जाएंगे, सही है। 60 डिमांड भी 60 की हो गई, सप्लाई भी 60 की हो गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। For the equation ku equals to ku upon k 2w equals to k of to the power of 8 and k cube to the power of w equals to k to the power of u equals to 1 if k is 0, what is the value of u। अच्छा, अब मुझे इसमें वैल्यू ऑफ u फिगर आउट करनी है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ के अगर मैं ये के नीचे जो ना दोनों सेम है ना, ये के भी ये भी सेम है, सही। तो अगर इस तरह कोई वैल्यू सेम हो ना, तो मैं ऊपर जो है ना ये पावर ला के जो है ना माइनस कर सकता हूँ, तो ये यूँ कर दूंगा मैं के u - 2w = k to the power of 8, सही है। तो ये हो गया। तो अब इसमें मेरी के और के बेस सेम हो गई, तो मेरा u - 2w = 8 हो जाएगा, मतलब पावर बराबर हो जाएगी उसके जो राइट हैंड साइड की तरफ पावर है, सही है। ये हो गया u - 2w = 8, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब ये देखो, ये मेरे पास, इसको भी मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो मैं अगर ये जो अंदर पावर है इसको मैं अगर ये पूरा खोलना चाहता हूँ इस ब्रैकेट को, तो मैं क्या करूँगा कि पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 से, दोनों पावर को, ये w को 3 × w कर दूँगा और ये के u हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये मैं अभी 1 रहने देता हूँ, उसका देखता भी हम आगे क्या करते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा k 3w अपॉन के u = 1 हो जाएगा, सही है, k to the power of u। अच्छा, अब वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा वही बात आ जाएगी कि k और k तो सेम है ना, तो अब मैं पावर को ये u को जो ना ऊपर ले जाके माइनस कर सकता हूँ, तो ये 3w - u = 1 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखें तो आप के टर्म्स में दिया हुआ है ना, सही है। तो अगर और यहाँ पे =1 दिया हुआ है, सही है। तो मैं अगर आप इंडिसेस का एक रूल होता है कि एनीथिंग, कुछ भी आप चीज़ ले लो, एनीथिंग
टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, सही है, कोई भी मतलब 2 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, 9 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, 100 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, कुछ भी ले लो, सही है, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज़ 1। तो मैं ये लिख सकता हूँ K3W माइनस यू इक्वल्स टू के टू द पावर ऑफ 0। अच्छा, मैंने के क्यों इंट्रोड्यूस करा है, ताकि मेरी बेस सेम हो जाए, मतलब उस तरफ भी के इस तरफ भी के है, तो एक तरीके से ये मेरा के एलिमिनेट हो जाएगा अगर मैं इस तरह डालूंगा तो 3 माइनस यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, सही है। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये आ रही है और एक जो मैंने पहले निकाली यू माइनस 2W इक्वल्स टू 8, सही है, दो इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो है ना मैं पूरे W जो है ना किसी तरह एलिमिनेट कर दूँ, W किसी तरह एलिमिनेट कर दूँ और सिर्फ U ही बचे मेरे पास, ताकि एक इक्वेशन U वाली आ रही होगी ना तो सॉल्व होकर U का ही आंसर आएगा। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि जो है ना यहाँ से हम एक काम करते W को यहाँ से सब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वेशन 1 से, सही है। तो इक्वेशन 1 से अगर मैं W को सब्जेक्ट बना लूँगा तो क्या हो जाएगा, 3W इक्वल्स टू U हो जाएगा और W इक्वल्स टू U/3 हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब मैं इस W में U/3 डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, U माइनस 2, इक्वेशन 2 में मैं W की वैल्यू डाल देता हूँ जो ये मैंने निकाली है, सही है। तो U माइनस 2 इंटू U/3 इक्वल्स टू 8, सही है। तो इस ये करने से क्या हुआ, मैंने वहाँ W सब्जेक्ट बनाया और U के टर्म्स में मेरे पास वैल्यू आ गई ना, तो अब यहाँ पे मैंने W की जगह U के टर्म्स में वैल्यू डाल दी, तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक्सप्रेशन पूरा U के टर्म्स में ही बचा है। तो अब मेरे पास मुझे अब ये देख के ही पता चल रहा है कि मेरे पास आंसर जो है ना U की वैल्यू ही आएगी अगर मैं U को सब्जेक्ट बना दूंगा, क्योंकि कोई और वेरिएबल बचा ही नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। तो U माइनस 2/3 U इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब ये हो जाएगा 3 LCM आ गया और ये 3U माइनस 2U इक्वल्स टू 8, और ये हो जाएगा 3U माइनस 2U क्या हो जाएगा U, और इसको आप वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपका U हो जाएगा 24, सही है। सो आपका आंसर हो जाएगा 20 का D हो जाएगा, सही है, 20D, सही है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।